Hello and welcome to Frankly Speaking, and joining me tonight is Union Environment and Labour Minister Mr. Bhupendra Yadav. Bhupendra Yadav जी, Frankly Speaking पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्लासगो से दिल्ली और दिल्ली से ग्लासगो की सैर में किस चीज़ में उलझे हुए हैं? नेशनल एग्जीक्यूटिव में या देश में एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए? नहीं, उलझा किसी में नहीं हूँ। जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है बस उसको पूरा करने का काम कर रहा हूँ। दिल्ली में आप जब ग्लासगो से उतरे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह का एक हेज छाया हुआ है, और ये जो हेज है, जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें कुछ हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है क्वालिटी में। अब कोविड की वजह से मास्क और एयर क्वालिटी की ये हालत, सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में। लेकिन हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन की कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलती। हम पराली बर्निंग को भी पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी पॉलिटिक्स करते हैं कि दिवाली की वजह से ये खराब हुई। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये एयर पोल्यूशन जो है ये एक समस्या है और हम निश्चित रूप से क्लीन एयर मिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट मान करके चलते हैं। अब ये तुलना करना इसलिए नहीं है, पहली बात मैं स्वीकार करता हूँ कि ये दिवाली के आसपास का जो समय होता है इसमें ये क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से गिरा है। लेकिन अगर इसको तुलना करें 5 वर्षों में तो तुलनात्मक रूप से, और समाचार पत्रों में आया है, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि एयर क्वालिटी बेटर हुई है। सबसे बड़ी चुनौती जो पराली की चुनौती होती थी, पराली की चुनौती को लेकर पिछले 3 महीनों में मंत्रालय के द्वारा 5 स्तर पर काम किया गया। सबसे पहला, कृषि मंत्रालय के द्वारा नीचे तक उस पराली को समाप्त करने की मशीनें दी गई और वो पूरा नीचे तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा, डीकंपोजर के माध्यम से वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। 4000 एकड़ जमीन दिल्ली में प्रयोग किया गया, 1 लाख एकड़ जमीन का हरियाणा में प्रयोग किया गया, 1 लाख एकड़ जमीन का पंजाब में प्रयोग किया गया और 6 लाख एकड़ जमीन का उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया। तीसरा विषय कि जो नॉन बासमती जो चावल है उसकी जो पराली है वो पशुओं के चारे के लिए उपयोग हो जाए। इस बार बहुत थोड़ी संख्या में आया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगी तो थोड़ा सा कच्छ में और थोड़ा सा पश्चिमी राजस्थान में इस बार पशु चारे के लिए भी प्रयोग किया गया है। चौथा जो विषय है कि इसको बायोफ्यूल के लिए उपयोग किया जाए, और एनटीपीसी ने पहली बार 20,000 मिलियन टन का टेंडर निकाला। लगभग 2-1,000 टन उन्होंने परचेज भी किया और आगे भी अभी भी वो परचेज करने के लिए तैयार है। और पांचवा विषय, इसको उपचारात्मक करने के लिए जो बीज जिसमें धुआं ज़्यादा होता था या इसको संभालने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा हरियाणा में विशेष रूप से मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम किया गया, ताकि 10% कम एरिया में भी बोया गया। इन पांचों चीज़ों को अगर उपाय के रूप से देखेंगे तो 1 अक्टूबर से धान की कटाई होनी शुरू हुई और अक्टूबर क्लीनेस्ट मंथ रहा, और ये नवंबर फर्स्ट वीक में पराली का दिवाली के साथ जब हुआ तो ये पोल्यूशन ज़्यादा हुआ। फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से हमने दिल्ली में जो एक पर्यावरण मंत्रालय ने स्मोक टावर लगाया, आने वाले 2 वर्ष में IIT के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्लीन एयर मिशन की बात की है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, हमने इंडिकेटर लगाए हैं 132 जगह जगह पर, और क्लीन एयर ये सरकार का कमिटमेंट है। इस वर्ष जो हमने प्रयोग किए, मेरे को लगता है उसका कंटिन्यू होना जरूरी है। पहली बार सरकार NCR में एक लॉ लेकर के आई है, अथॉरिटी की स्थापना करी है, और इसमें भी समस्या को पहचानने के लिए हमने एयरशेड एक नया प्रोविजन किया है। तो ये सब उपचारात्मक उपाय है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। भूपेंद्र यादव जी, देश के 21 शहर इस लिस्ट में हैं जो दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर माने जाते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो पूरी हिंदुस्तान की एक तरह से हम कहते हैं इमेज सुधारना चाहिए, तो पूरी हिंदुस्तान की जो इमेज है वो बिल्कुल चौपट हो जाती है। अगर आप दिल्ली से शुरू करें, गुड़गांव जाएं, गाजियाबाद जाएं, यूपी, हरियाणा और दिल्ली को लेकर कम से कम नहीं तो 18 से 19 शहर तो इसी
राज्यों में, इन्हीं 3 जगहों में है, और इसके अलावा शायद एक राजस्थान में है, एक बिहार में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस लिस्ट ऑफ सिटीज़, हम दिल्ली की अगर बात कर भी लें तो इन सिटीज़ की प्लानिंग, यहाँ क्लीन एयर पर आपके आगे के क्या उपाय आपने तय किए? सबसे पहले केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये अंतर राज्य था, इंटर स्टेट था, एनसीआर केवल दिल्ली नहीं है, इंटर स्टेट है, तो सरकार बिल भी लाई है, अथॉरिटी भी लाई है। और अगर आप उसके प्रोविज़न भी देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, एनजीओ सेक्टर से हमने उसमें सदस्य भी बनाए हैं। अब इसमें 5-6 कारण हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री, तो एनसीआर में हमने इंडस्ट्री को पूरा पीएनजी पे लाने के प्रोजेक्ट को शुरू किया और एक काफ़ी हद तक हमने उसमें सफलता पाई है। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें भी हमने सफलता पाई है। तीसरा व्हीकल्स, जो व्हीकल पॉल्यूशन होता है, तो व्हीकल पॉल्यूशन में भी हम लोगों ने डीजल व्हीकल को भी छोड़ा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा दिया है। चौथा, अगर अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना को भी शुरू किया गया। गुड़गांव में हमने ग्रीन एरिया को डेवलप करने का एक अच्छा मूवमेंट हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग ने दिया, उसको भी आगे जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा एक कंटिन्यू कंसल्टेशन और एयरशेड को लेकर के बाकी विषयों का हमने करा है। पराली के लिए भी जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से जहां भी आग जलती है वहां एक अलर्ट कॉशन किया जाता है। और अभी जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, इन 5-6 विषयों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और भिवाड़ी तक और इधर गाजियाबाद के भी जो आसपास का एरिया है, वहाँ जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उसको भी हम लोग पीएनजी पे लेकर के जा रहे हैं। ये सारे विषय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें और तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, आप हाल ही में बने हैं पर्यावरण मंत्री, तो आपको दोष देना तो सही नहीं होगा, लेकिन पॉलिसी पिछले 7-7.5 सालों से जो रही है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम नज़दीक आए हैं इस सारे प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने के लिए। और अगर आप देखें तो हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आज दिवाली की अगर आप बात कर लें तो पटाखे ना चलाना एनवायरमेंटली सेंसिटिव और इसको एक अच्छी पहल माना जाता है, लेकिन ट्विटर पे अगर आप चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो इसका धर्म से एकदम सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। और कई राइट विंगर्स, जिनका लेना देना आपकी पार्टी से समझा जाता है, वो इस बात का ऑपोजिशन करते हैं कि अरे भैया बाकी 364 दिन देख लो, खाली दिवाली के दिन क्यों देखते हो। इशू ये है कि हमारे यहाँ कितनी अवेयरनेस है और हम क्या एज अ कंट्री धर्म छोड़कर अपनी लाइफ, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कभी भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। व्यापक विषय ये है कि हम अपना एयर क्वालिटी जो है वो कैसे इम्प्रूव करें, और बाकी सारे जो उपाय हैं उन सारे उपायों पे भी हम किस प्रकार से ध्यान देवें। जैसे मैंने कहा, व्हीकल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन, बायो ये जो है उसके कारण बाकी सब विषयों को करें। और मेरा ये मानना है कि हमें कुछ चीज़ों में कॉन्शियस भी होना पड़ता है, और समय के साथ साथ चीज़ें बदलती भी हैं। तो पटाखे चलाने चाहिए? नहीं, मैं इस पे चलाने चाहिए नहीं चलाने चाहिए, मैं इस विवाद पे नहीं पड़ता हूँ। मेरा विवाद ये है कि एक नागरिक के नाते हर एक को व्यक्तिगत रूप से भी सोचना चाहिए। चलाना नहीं चलाना ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्ट्रेन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में जनरेट होती है कोल से। 70% डिपेंडेंस ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। जब तक ये नहीं सुधारेंगे तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते? भारत ने दुनिया में ये कहा था कि हम अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता है उसको 40% करेंगे, पेरिस में कहा था। भारत ने उस लक्ष्य को हासिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी में 450 गीगावाट कहा था, और अभी ग्लासगो में उन्होंने 500 गीगावाट कहा है। और अब दुनिया में सबको लगने लगा है कि भारत क्लीन एनर्जी की ओर न केवल कटिबद्ध है, बल्कि भारत ने उस रास्ते को प्राप्त भी किया है। और मुझे लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन लक्ष्यों को हमने विश्व के सामने रखा है, हम पूरा करेंगे, और भारत निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी में आगे जाने वाला देश है। लेकिन दुनिया में जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं वो 2030, 2050 के हैं। तब तक जिंदा रहेंगे तभी तो अचीव करेंगे।
नहीं, अब तो 1992 में रियो कन्वेंशन हुई थी जब UNFCCC बना था। दुनिया ने तो 30 साल देखा ही है। दुनिया तो लंबी चलने वाली है। इवन IPCC की जो अभी रिपोर्ट आई थी UNFCCC की 6 साइकिल की, उन्होंने दुनिया को आह्वान किया था कि 2050 तक नेट जीरो होना चाहिए। अगर उनकी रिपोर्ट को आधार बनाया जाए तो जितने भी विकसित देश हैं उनको तो अभी 2030 में हो जाना चाहिए था, जिन्होंने अपने लक्ष्य 2050 को दिए। लेकिन भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय जरूर कहा था कि हम समस्या में व्यवधान नहीं बनेंगे, हम समाधान बनेंगे। और बहुत सोच समझ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 2070 को नेट जीरो घोषित किया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में कॉन्शियसनेस है नहीं, हर चीज पर पॉलिटिक्स है। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या इस लक्ष्य को हम अपने स्पीचेस में कहेंगे, अपने भाषणों में कहेंगे, या इसको हम कर सकते हैं? क्योंकि पराली बर्निंग पर आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक दूसरे के बीच में टोपी पहनाने का काम होता है, यही जनता कहती है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि पिछली बार से संख्या में काफ़ी कमी आई है और अंतर्राज्यीय मीटिंग भी मैंने करी थी। मेरे को नहीं लगता है कि कुछ विषय जब इतने ज़्यादा व्यापक हो जाते हैं, जब जन चेतना के विषय होते हैं, तो उसमें कंसेंसस पैदा होते हैं। और मैं मानता हूं कि इस बार सब लोगों ने सजगता के साथ काम किया है, इसी कारण हम उसको डिक्रीज हम लोगों ने किया है। और देखिए, जब दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व होता है तो विषय आगे बढ़ता है। जैसे भारत ने जो NDC के लक्ष्य पेरिस में कहे थे, बहुत समय से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत ने वो प्राप्त किए हैं। राजनीति की जगह चलती है, लेकिन जब नेतृत्व और जनता का मन जुड़ा हुआ होता है तो लक्ष्यों को हासिल किया जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने हासिल किया है। भूपेंद्र यादव जी, मैं आपके पास बैठी हूँ, आयरॉनिकली बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही है और दिवाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पटाखों की आवाज़ भी आ रही है। ये मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी ऐसी विंटर है जहां हम वही एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्कस कर रहे हैं। वही अखबारों की सुर्खियां हैं जहां कहा जा रहा है कि बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। कई डॉक्टर्स ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। क्या बदला? बदला तो धीरे धीरे बदलाव होता है। हमें ज़्यादा इस चीज़ को और कॉन्शियस के बीच में लोगों के लेके जाना पड़ेगा। समाधान ढूंढना आसान है? समाधान की राह पे चलना चाहिए, और मेरे को लगता है जब एक विषय को लगातार तीव्रता के साथ कहा जाता है तो समाधान के रास्ते भी निकलते हैं। भूपेंद्र यादव जी, आइए राजनीति की बात करते हैं। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, पहला जो लोगों की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है वो ये है कि जो आपकी कार्यकारिणी हुई है शायद 2.5 बरस के बाद हुई है, कोविड का माहौल था, हुई नहीं, और अभी भी पार्शियली वर्चुअल थी, पार्शियली फिजिकल थी, लेकिन एक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड में थी। लोगों का कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन में ज़्यादा रहती है और शायद कोविड का सेकेंड वेव और उसने जो प्राइस एक्सट्रैक्ट की है हमारी सोसाइटी से, उसको कहीं ना कहीं भूल रही है। पहली बात, मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूं कि हम कोई सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड में थे। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ। तो ये तो कोई सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नहीं है, ये तो कॉन्शियसनेस वाली बात है, अपनी अंतरात्मा को जगाने वाली बात है। और दूसरा, पार्टी की विचार और परंपरा को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टी जिन बुनियादी मूल्यों पे लोगों के जीवन के साथ जुड़ करके पार्टी जिस मुकाम में पहुंची है उसमें लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी फिजिकल मोड में हुई है और जिसमें पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन को अपने काम का आधार बनाया, एक राजनीतिक दल ने अपने आप को एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी बदला है, उसके बाद इतना कॉन्शियसनेस के साथ सबको आग्रह करना। प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि हम कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, हम परंपरा और पुरुषार्थ, मतलब एक ट्रेडिशन हमारा जो चला है डेमोक्रेसी के प्रति और हमारी कड़ी मेहनत, ये दोनों चीजों को लेकर के जनता का सेतु बनना चाहिए। तो ये कहाँ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हो गया? कड़ी मेहनत के बावजूद बाईपोल्स में हिमाचल प्रदेश तो लुट गया, 4 सीटें चली, लेकिन आसाम की 5 सीटें आ गई।
तो मध्य प्रदेश में राजस्थान भी ठीक चला है। गया, हिमाचल में सिटिंग गवर्नमेंट है, चला गया। आपके यहाँ मुख्यमंत्री मानो रोज बदलते हैं, मौसम से ज्यादा मुख्यमंत्री बदलते हैं। ऐसा लोग ये आपका कहना कहना ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहना ठीक नहीं है। इस देश ने बिहार जैसे प्रदेशों में एक दौर देखा है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कभी ऐसे नहीं बदले जाते, पार्टी में नए नेतृत्व को स्थान दिया जाता है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और पार्टी कभी चुनाव हारती है, जीतती, किसी राज्य में जीतते हैं, कहीं हारते हैं, फिर आगे विश्वास लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना जैसे में जिस विधानसभा में 750 वोट आए थे, वहां तो हम चुनाव जीत गए। आसाम में हम सारी की सारी जीत गए। मध्य प्रदेश में हमारे परिणाम अच्छे आए। कर्नाटका में जो मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है, आप हार गए। राजस्थान में आपकी वहां इन फाइटिंग है, वहां आप हार गए। हिमाचल में 4 सीट हार गए। पहली बात, मैं नहीं मानता कहीं कोई इन फाइटिंग है, मैं इसको पूरी तरीके से डिनाई करता हूं। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ आपको नहीं नजर आता कि आप समझते हैं कि दुनिया भी अपनी जो चक्षु है बंद करके बैठी? नहीं, पेडिग्रिम शिफ्ट होता है ना, आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आपको पार्टी का इंटरनल नहीं पता होता। हम पार्टी की दृष्टि से सोचते हैं। तो मैं तो आम आदमी की तरह हूं, अल्टीमेटली आम आदमी ने वोट देना है, पार्टी ने तो वोट देना नहीं है। एक न्यूज चैनल की देश की प्रतिष्ठित संपादक कोई आम आदमी नहीं हो सकती है। आप आम आदमी को मीडिया के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आम आदमी को राजनीति के माध्यम से करता हूं। हम दोनों ही आम आदमी हैं, हम आम आदमी से ही अपने मुकाम पे पहुंचे। ये अच्छा है कि आपने अपना आम आदमीपन नहीं छोड़ा, मैंने अपना नहीं छोड़ा, लेकिन आप भी आम आदमी हो, लेकिन एक तो रिप्रेजेंट करते हो। राजस्थान आपका स्टेट है, आप वहां से आते हैं चुनकर। हरियाणा भी आप ही का स्टेट है, आप हरियाणा के हैं, लेकिन वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया में कुछ वहां प्रॉब्लम नहीं है? कभी नहीं हुई। मेरे को नहीं लगता है। आपको नहीं लगता ना? आप राजस्थान कब गए थे लास्ट? मैं अभी 2 महीने पहले जन आशीर्वाद यात्रा करके आया। 2 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं, लेकिन किसी ने कभी कहा नहीं है। देख लीजिए, मैं आपको क्लिपिंग्स भेज दूंगी, वसुंधरा राजे जी की बातें, उनकी पोस्टर वॉर्स, सारे मेरे को नहीं लगता है उन्होंने कोई ओपनली कभी कोई सतीश जी को या प्रदेश अध्यक्ष को करो। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किसी विषय पे कोई हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कोई विवाद है। अच्छा, तो ऐसे ही मुख्यमंत्री गुजरात में बदल दिया, कोई विवाद नहीं था? मुख्यमंत्री नहीं, पूरा कैबिनेट बदल दिया गुजरात का। बल्कि इस देश के लोकतंत्र में एक पार्टी जब लंबे समय से सत्ता में रहती है और एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है, तो लंबे सत्ता में रहने के बाद बाकी भी विधायक हैं, तो इस बार एक अभूतपूर्व प्रयोग हुआ है, जिसमें कहा गया है कि नयों को अवसर दिया जाए और पुराने लोग पार्टी का काम करें। पार्टी का काम करना भी एक पार्टी का ही काम होता है, सरकार का काम करना भी पार्टी की द्वारा दी हुई जिम्मेदारी होती है। और मैं तो गुजरात के सारे विधायकों को, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रिमंडल को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि न केवल उन्होंने इस नए प्रयोग को स्वीकार किया, बल्कि इसको आगे भी बढ़ाया। नए मंत्रियों की आशीर्वाद यात्राएं भी हुई। और ये राजनीति में निश्चित रूप से दायित्वों का बदलना और उसको सहजता से स्वीकार करना, ये तो बीजेपी की एक अच्छी नई राजनीतिक परंपरा है। तो चलिए, परंपरा के हिसाब से हिमाचल में आपको लगता है कि कुछ चेंज की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। और आप हार गए। मैं इस पे निर्णय करने वाला भी नहीं हूं, पर ऐसा कोई निर्णय पार्टी में नहीं है। पार्टी के जो निर्णय लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के विम्स पे पार्टी नहीं चलती है। निर्णयों में सबका कंसेंसस होना, पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा तय होना, ये पार्टी की निर्णय पद्धति का भाग है। लेकिन जो एक मैसेज होता है बाइपोल्स की विक्ट्रीज और लॉसेस से, उस मैसेज को पढ़ना भी एक आर्ट होता है और राजनीति में इसका बहुत महत्व होता है। तो राजस्थान में अगर आपकी वोट परसेंटेज 18% पर आ जाए तो इसका लेसन क्या है? नहीं, मैसेज तो हम पढ़ते ही हैं। देखिए, जब 2018 में चुनाव हुए थे तो हम हारे थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मैसेज नहीं पढ़ते तो लोकसभा में 100% रिजल्ट नहीं लाते। तो कोई मैसेज को पढ़ के, आंख को बंद करके, बिना देखे रहें, ऐसा नहीं है। पार्टी का अपना एक इन हाउस इंटरनल स्ट्रांग मैकेनिज्म है, डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेने का एक सिस्टम है, उतार चढ़ाव को फेस करने का पार्टी में एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व है। अगर समस्याएं भी आती हैं तो उसका भी समाधान करना पार्टी की कार्यक्षेत्र में आता है, पार्टी उसको सजगता के साथ करती है। भूपेंद्र यादव जी, सवाल ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर कोई सवाल नहीं उठाता। नेशनल ऑल्टरनेटिव इस वक्त कम से कम
आम आदमी में किसी से भी बात कर लीजिए तो वो कहते हैं कि अभी तक तो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आता। लेकिन स्टेट्स हमेशा एक नया देती हैं, क्योंकि स्टेट्स के इलेक्शंस में मोदी जी डायरेक्टली रूल करने नहीं जाएंगे स्टेट में, ये सबको पता है। तो वहाँ लोकल लीडरशिप की और उनकी पॉपुलैरिटी की इशू खड़ी होती है। अब 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब में आपका कोई अस्तित्व है नहीं। पंजाब के बाद आप गोवा चले जाइए। गोवा मोस्टली वहाँ पर जो है, अब तृणमूल कांग्रेस एंट्री कर रही है। तृणमूल कांग्रेस वही पार्टी है जिसने आपको पस्त कर दिया था वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में मई के महीने में, और अब बाईपोल्स में 4 सीटें उन्होंने जीत ली हैं। वहाँ गोवा में भी आपकी टक्कर रहेगी आम आदमी पार्टी से भी और तृणमूल कांग्रेस से भी। और इसके अलावा उत्तराखंड भी है जहाँ भी आपने मुख्यमंत्री बदला है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगले 4 ये जो मेन चुनाव आ रहे हैं, इसके बारे में पार्टी की खुद की क्या एनालिसिस है? पहली बात तो 4 नहीं 5 राज्यों में आ रहे हैं। मैं जानती थी मणिपुर की बात आप जरूर करेंगे क्योंकि आप प्रभारी भी हैं। तो 5 राज्यों के आ रहे हैं, मणिपुर भी इसमें शामिल है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी सभी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत अच्छे तरीके से विषयों को रखा है। 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और हमें जनता वापस से आशीर्वाद देगी और पंजाब में भी हम एक अच्छी स्थिति के साथ आएंगे। पंजाब में तो आपका कुछ है? मैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, 5वां पंजाब है जिसमें हम लोग अभी नहीं हैं, लेकिन हम अच्छी स्थिति में। इस पर एक अनाउंसमेंट भी आई कि हम सारी सीटें लड़ेंगे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई तालमेल, कोई अरेंजमेंट? अभी तो हमारी तरफ से स्पष्ट है, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो पंजाब में आप अकाली दल के साथ हैं नहीं, सिख आपका कोई वहाँ पर लोकल लेवल पर कोई फेस है नहीं। पंजाब में आप अगर लड़ेंगे तो वोट कहाँ से आएंगे और क्या रणनीति रहेगी पंजाब की, जहाँ सिद्धू वर्सेस चन्नी जी और चन्नी वर्सेस सिद्धू इज योर ओनली बेस्ट बेट? एक तो हम आज से नहीं है पंजाब में, आज़ादी के बाद से पंजाब में है। हमारा एक वोट का आधार है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला है। पंजाब के बहुत विकट दौर में भी हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता डटे रहे हैं। और आपको क्या हमारे पे इतना भी भरोसा नहीं है कि जो पार्टी 1950 से काम कर रही है वो पार्टी अपना अस्तित्व नहीं रखती है? ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ आपकी 2 दशक की नहीं, हमारा अकाली दल के साथ एक अच्छा समझौता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई आधार नहीं, ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस बड़े दौर में भी अपने कार्यकर्ताओं को खोया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब की शांति और अमन के लिए काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एक परंपरा पंजाब में रही है। इवन जनसंघ भी जब सबसे पहले स्थापित हुआ था तो पंजाब उन राज्यों में से था जहां जनसंघ ने अपने आप को स्थापित किया था। तो पंजाब भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य कार्य का आधार रहा है। हम पंजाब के अमन, चैन, शांति और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। आज की राजनीतिक परिस्थिति में भी वो इस विकट समय में भी विजयी बन के निकलेंगे। लेकिन आपका सबसे बड़ा वहाँ पर जो चैलेंजर होगा वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पंजाब में जिस प्रकार से भ्रम का वातावरण किया जा रहा है उसको समाप्त करके पंजाब को विकास के, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को कहीं प्रचार करने में कोई मनाही नहीं है। आप गोवा भी करते, कोई भी आके राजनीतिक दल बनाए। हिंदुस्तान में तो 1200 राजनीतिक पार्टी, सभी को बनानी चाहिए। डेमोक्रेसी में हम तो चाहते हैं जितनी राजनीतिक दल है सबको काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने एक मिशन, एक विचार, एक लक्ष्य को लेकर काम करती है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम अपने मिशन पे कमिटेड हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी बनती हैं एक नेशनल ऑल्टरनेटिव 2024 के रनअप पे, ऐसा उन्होंने दिल्ली आकर मीटिंग भी की, सोनिया गांधी से भी मिली और बाकी तमाम पार्टियों से भी मिली। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या ये तृणमूल कांग्रेस की एक पहल है कि बंगाल के बाहर उनकी एक फुटप्रिंट हो, देश के दूसरे पार्ट्स में भी? त्रिपुरा में आपको काफ़ी चुनौती दे रही हैं ममता बनर्जी, और क्या
अगर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी के उतरती हैं मैदान में, तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं होगा? राहुल गांधी से लड़ते लड़ते तो अब पहली बात तो मैं कोई राजनीति का विश्लेषक नहीं हूँ, पहला विषय। आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं इतनी देर और इतने प्रभारी रह चुके हैं इतने स्टेट्स के। मैं प्रभारी रहा हूँ अपनी पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए, 10 करोड़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। मैं हमेशा पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ पॉजिटिविटी के साथ, पार्टी की स्पिरिट को बढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नेतृत्व के साथ, एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के साथ देश में काम कर रही है। बाकी राजनीतिक दल जो काम करते हैं उनको काम करने की स्वतंत्रता है। हम जिस अपने लक्ष्य को लेकर के कर रहे हैं और जनता का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ जारी रहे। मैं आपसे, राजनीतिक विशेषज्ञ तो हम सभी हैं, हम अपने अपने कमरों में बैठकर सब विशेषज्ञ, और आपने तो राजनीति बहुत नज़दीक से देखी है। मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे कि अब तक आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में रहे हैं एट अ नेशनल लेवल। विल द इक्वेशन चेंज इफ देयर इज अ लीडर लाइक ममता बनर्जी? ऐसा है कि सामने कोई विकल्प होता है, कभी महागठबंधन होते हैं, कभी महाजोत होते हैं, कभी क्या विकल्प आता है, कभी क्या विकल्प आता है। ये तो विकल्पों को देखना मीडिया का काम है। हमारा काम पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है, पार्टी और जनता के बीच के संवाद को करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ पार्टी को, जो जनता का आदेश है उसके अच्छी गवर्नेंस के साथ सरकार को चलाना है। भारतीय जनता पार्टी इसी पे ही फोकस करती है और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम इसी पे ही कन्फाइंड भी रहते हैं। भूपेंद्र यादव जी, अभी हाल ही के दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस में कमी आई, कीमतों को लेकर, आम जिंदगी की कीमतों को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन जब प्राइसेस कम की गई तो ऐसा कहा गया कि बाकी जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो नहीं कम कर रहे अपने टैक्सेस। लेकिन कुछ सरकारों ने ये भी कहा कि बीजेपी एक हाईकमांड कल्चर पर चल रही है, क्योंकि आदेश दिल्ली से हुआ तो बाकी बीजेपी रूल स्टेट्स ने अपने अपने एक्साइज ड्यूटी या वैल्यू एडेड टैक्स कम कर दिए, जबकि सेंटर के प्राइस घटाने से ही वैल्यू कम जब हो जाती है तो वैल्यू एडेड टैक्स भी स्टेट्स में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये जिम्मेदारी से भागने का आंसर है। वो लोग जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। वो हम पे क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और ये उनका वही एटीट्यूड है जो कोरोना के समय में था। ये उनका वही एटीट्यूड है जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर के क्वेश्चन मार्क उठाने का था। ये उनका वही एटीट्यूड है जब दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑडिट हुआ तो उनकी पोल खुली है। इस तरह के एटीट्यूड से राजनीति नहीं चल सकती। आप राजनीति में थोड़े समय के लिए लोगों को भरमा सकते हैं लेकिन जनता के मूल मुद्दों से आप हट नहीं सकते। और इसलिए विपक्ष ने जो ओछी राजनीति करी है, जो गलत राजनीति करी है कोरोना के समय से लेकर अब तक, ये उसी परंपरा में आगे जा रहे हैं। इसलिए तो उनको सोचना चाहिए। सारी सीटें जीतनी चाहिए थी बाईपोल्स में। नहीं तो हम तो जनता के बीच में जा ही रहे हैं। हम कोई अमर कोई नहीं होता है, लेकिन जनता के बीच में जाना, उनके इस बात में विषय रखना, विचार रखना, अपनी पार्टी का विस्तार करना, यही तो डेमोक्रेसी है। पर कहने का मतलब ये कि अगर जनता समझती कि ओछी राजनीति हो रही है तो शायद इन पार्टियों को ना जिताती बाईपोल में। तो हम और आगे जाएंगे और काम करेंगे जनता के बीच में, उसमें क्या बुरा है? आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश में तंग कर सकती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य सरकार ने किया है। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी के पास एकमात्र हथियार होता है और वो हथियार होता है पोलराइजेशन का। और पोलराइजेशन में अगर आप हाल ही की कुछ डिबेट सुनेंगे तो अखिलेश यादव उनको बाबा बुलाते हैं, वो उनको जिन्ना प्रेमी बुलाते हैं, तालिबानी सोच बुलाते हैं। आपको लगता है इस तरह की राजनीति को सकारात्मक राजनीति कहना चाहिए? नहीं तो एक बात कोई पूछे अखिलेश यादव से कि जिन्ना का हिंदुस्तान के चुनाव में क्या लेना देना है? ये तो डिबेट अखिलेश यादव ने शुरू करी है ना, और अखिलेश यादव उसको कंफर्म कर रहे हैं। मैं तो अखिलेश यादव को कहता हूं वो जो चीज कंफर्म कर रहे हैं उसको एक लेख में और लिख दें। क्यों नहीं लिखें? अगर उनके पास रीजनिंग है, अगर उनको इतना इतिहास का तत्व ज्ञान है और अपने इतिहास पे इतने अगर अखिलेश यादव कंफर्म है तो एक लेख लिख दें, सारी जनता पढ़ लेगी। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या बात विषय शुरू करा? हम जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करें तो हम क्या लेकर के आए हैं? मेरा अखिलेश यादव को कहना है कि वो इस पे एक लेख लिख दें कि वो जिन्ना के समर्थन में क्यों है। ठीक है, जनता जान जाएगी, उसमें क्या है।
तो आप समझते हैं कि ये जिन्ना की जो बहस ये है, बीजेपी ने विषय नहीं छेड़ा है या अखिलेश यादव ने विषय छेड़ा है। जिन्होंने विषय छेड़ा है वो अपना जवाब दे दें। स्पष्ट है, राजनीति में अगर मैं कोई विषय छेड़ूंगा तो मैं इसको हिसाब भी बता भी दूंगा, बताने में क्या बुरा है। जब आप कोई विषय को छेड़ रहे तो आप बताइए, स्वागत है, आप अपने विचार रखिए। वो अड़े हुए ना, तो अपना विचार स्पष्ट करें, अखबार में लिख के स्पष्ट करें। तो दूसरी तरफ अगर योगी जी कहते हैं कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो ठोक दिया जाएगा, तो ये सही है? कानून तोड़ने वालों पे तो सख्ती से आना ही चाहिए, उसमें क्या बुरी बात है? तो ठोक दिया जाएगा कम? मेरे को नहीं लगता ऐसा शब्द प्रयोग किया होगा, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना। भारत के संविधान में कानून व्यवस्था की स्थिति तो राज्य सरकार के पास ही है, तो राज्य सरकार को मिलना चाहिए अधिकार। आपने कोई मुख्यमंत्री अगर ये कहे मैं कानून का सख्ती से पालन कराऊंगा, तो इसमें क्या डेमोक्रेसी की मतलब क्या गलत बात है? करवाना ही चाहिए, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर 5 साल में उपलब्धि में भी कोई मुख्यमंत्री बताते हैं, क्योंकि हमारा जो मैंडेट उत्तर प्रदेश में आया है उसमें कानून व्यवस्था एक बड़ी स्थिति थी, और उस मैंडेट को अगर उन्होंने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया है तो ये तो जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देना हुआ ना। योगी जी तो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, अच्छा है। भूपेंद्र यादव जी, आप लेबर मिनिस्टर भी हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ डेटा देखे होंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी सरकारी कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन होती चली जाएगी, कम से कम गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट पर से कंट्रोल उठता चला जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में है, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, जहां हम एक यूथ को यूजफुली एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाने की बात करते हैं। और अगर नंबर देखे जाएं तो सितंबर अक्टूबर के नंबर चिंताजनक हैं, अपने कश्मीर में भी और बाकी देश में भी। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा, और हम 7 सालों से सुन रहे हैं कि कुछ अच्छे ऐसे टेक्निक्स लाए जाएंगे जिसमें मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करेगी। आज तक कुछ नजर नहीं आया। नहीं, आपने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे एक बहुत अच्छा अवसर दिया इस विषय को स्पष्ट करने का। अभी तक जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की और रोजगार की जो हम बात करते थे, वो PLFS था, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। वो भारत सरकार का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उसको करता था, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखते थे। हम ये देखते थे कि देश में इतने कार्य दिवस हैं, इतने कार्य दिवस पे इतने लोगों को कार्य दिवस मिला, और ये एक तरीके से बेरोजगारी का सूचकांक आया है। अभी भारत सरकार ने करने को कहा, जिसमें 2 सर्वे हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अलावा जो इकोनॉमी में 9 बड़े सेगमेंट हैं। 9 बड़े सेगमेंट का अर्थ है जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, IT, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ये जो 9 बड़े सेक्टर्स हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे होना चाहिए। हमारे देश में मिसमैचिंग क्या होती है कि जो सरकार का स्किल और बाकी का जो डिपार्टमेंट है, वो स्किल के लिए रोजगार कहां पर ज़्यादा है उसी पर स्किल ज़्यादा तैयार किए जाए। और लेबर ब्यूरो की पहली रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर का अर्थ उन्होंने माना है या 10 और उससे ज़्यादा कर्मचारी हों, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एरिया बेस्ड सर्वे। तो पहला सर्वे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का आया है उसमें यह बताया है कि 2013-14 का जो इकोनॉमिक सेंसस इस देश का था, उसके मुकाबले में 152% IT सेक्टर में रोजगार की वृद्धि हुई है, 22% एजुकेशन के सेक्टर में वृद्धि हुई है। 2 क्षेत्रों में डिक्लाइन हुआ, एक ट्रेड में थोड़ा डिक्लाइन है, मतलब मैं ऐसा नहीं केवल एक ही पक्ष बता रहा हूं, एक ट्रेड में उन्होंने कहा है कि थोड़ा डिक्लाइन है, एक होटल इंडस्ट्री में थोड़ा डिक्लाइन है। ये अप्रैल से जून का सर्वे है। अब इसी में जो दूसरा सर्वे है वो एरिया बेस है कि और नीचे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे बड़ा जिसको प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्म है उसमें देश में रोजगार सबसे ज़्यादा है। अब भारत सरकार का लेबर ब्यूरो हर 3 महीने में इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे जो है ये करके रोजगार की मानक दिशा में हम कहाँ जाएंगे। अब इसमें दूसरा जो विषय है कि फिर इनका किस प्रकार से समायोजन किया जाए और इनकी पहचान कैसे की जाए। भारत सरकार ने ही श्रम मंत्रालय में एक ई-श्रम कार्ड योजना शुरू करी। हमने देश में 160 क्षेत्रों को पहचान करा था, ठेला, खोमचा,
बैंड बाजे से लेकर दर्जी, नाई, ये जितने भी प्रकार के ऑक्यूपेशंस हैं, और उसकी संख्या बढ़ा के 400 तक हम ले जाने की सोच रहे हैं। जैसे हम प्लांटेशन वर्कर कहते हैं तो टी प्लांटेशन का अलग है, रबड़ प्लांटेशन का अलग है, सेब प्लांटेशन का अलग है, हॉर्टिकल्चर का अलग है, मछुआरा अलग है। लगभग देश में 6 से 7 करोड़ लोगों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। हम इस संख्या को आने वाले समय में 20 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। तो एरिया बेस जो है सर्वे वो, प्लस इसको मैचिंग करा के सरकार की भविष्य की नीतियां तय होने वाली है। प्रधानमंत्री जी जो नए 4 लेबर कोड लेकर के आए हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, नए 4 लेबर कोड में हमने सबसे ज़्यादा ध्यान सोशल सिक्योरिटी का रखा है। अभी तक भारत में 3.5 करोड़ लोग जो है वो ईपीएफओ से थे, जिसमें 12.5 करोड़ लोग आईपी वाले थे। अब इस क्षेत्र को हम बढ़ाने वाले हैं। हम ये भी मानने वाले हैं कि रोजगार के क्षेत्र में जो नया वर्कर खड़ा हो रहा है, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उबेर से लेके जोमेटो, बाय तक जो लड़के, जो बच्चे हैं, इनका भी सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन होना चाहिए। तो डाटा, इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड को आगे बढ़ाना, चौथा भारत में स्त्री और पुरुष के वेतन में जो भेदभाव भी होता था, हम जो पेमेंट ऑफ जो वेजेस एक्ट को जो लेके आए हैं, कोड जो लेकर के आए हैं, उसमें भी ये प्रावधान किए हैं। ये जो बड़ा रिफॉर्मेटिव एक्शन सरकार के द्वारा सभी माध्यमों से किया जा रहा है, उसका प्रयास ये है कि देश के वर्कर की सोशल सिक्योरिटी, रोजगार के सही आंकड़े। अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन कहीं बीच में नहीं, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में आप हर फिगर को कंपेयर कर रहे हैं 2013 नहीं, तो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। आप नए सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे काउंटर में तो बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो आप मुझे प्री कोविड और पोस्ट कोविड का कंपैरिजन बता दीजिए। इसके बाद ये कंपैरिजन आ ही रहा है, आप इसको मुझे बताइए ना, इसमें आपत्ति क्या है? इस सर्वे में गलत क्या है? पहले आप मुझे 4 रीजन दीजिए कि लेबर ब्यूरो के सर्वे के ये मानक ठीक नहीं है। मैं आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं? बेस ईयर 2013 क्यों ले रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद तो हर तीसरे महीने आने वाला है, इसके बाद तो हर तीसरे महीने होने वाला है। आप बताइए ना, मैंने आपके सामने सर्वे रखा, आप कौन सा सर्वे कह रही है जो इससे अलग है? मैं यादव जी, मैं सर्वे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि इज देयर अ वे ऑफ मेजरिंग आवर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? मेजरिंग के लिए तो ये काम चला है। मेजरिंग के लिए तो कोविड और पोस्ट कोविड में कितना फर्क आया है, और वापस हम एम्प्लॉयमेंट रेट्स में एक इंक्रीज देख रहे हैं या नहीं? अगर पीएफ के आंकड़ों में वृद्धि होती है तो इंक्रीज ही है, प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों में वृद्धि होती है तो इंक्रीज ही है, इसमें डिक्रीज का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो नहीं है उसको व्यापक सोशल सिक्योरिटी में लाने के लिए सरकार कर रही है, तो सरकार के बढ़िया उपाय है। सरकार 6 करोड़ श्रमिकों को ई श्रम कार्ड में ला रही है, तो ये बढ़िया उपाय है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो श्रिंक होता चला जा रहा है क्योंकि अब वो फॉर्मल सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही इस देश में सबसे ज्यादा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मजबूत करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही योजनाएं ले जाना, प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना से लेकर जो योजनाएं जा रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। जो सोशल सिक्योरिटी का कोड उनके पास उपलब्ध नहीं था, सरकार उसको विस्तृत करने जा रही है। सरकार के जो रिफॉर्मेटिव एक्शन है, ये देश के मजदूरों के बहुत भले के लिए है। तो आप समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है? हम इस विषय के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं? मंत्री के नाते, सरकार के नाते मेरे को आपको बताने की जिम्मेदारी है, और वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें और क्या सुधार हो सकता है आप बताइए ना, उसको भी जोड़ेंगे। मैं ये पूछ रही हूं कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या नहीं कोविड के दौरान? अभी तो जो आए हैं पीएफ के आंकड़े बढ़े, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बहुत द्रुत गति से काम कर रही है। तो कोई समस्या है ही नहीं? समस्या लगातार उसको इवॉल्व करना, लगातार विषयों पे आगे बढ़ना, नए विषयों और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्निक का उपयोग करना, ये सब सरकार कर ही रही है। भूपेंद्र यादव जी, कभी कभी ना दिल पे हाथ रख कर ये कहने की जरूरत होती है कि हम समस्या को सीधी तौर पर आंख से आंख मिलाकर देख रहे हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, या हम उसे बातों में उलझा रहे हैं, डेफिनेशंस में उलझा? हम बातों में नहीं उलझा रहे, हम एक्ट कर रहे हैं। हमने कहा है तो 6 करोड़ श्रमिकों को हमने ई श्रम कार्ड दिए हैं। हमने कहा है तो हमने उन क्षेत्रों में सरकार ने स्किल को बढ़ाने का काम किया। हमें बातों में उलझाने की आवश्यकता नहीं है। हम तथ्यों को सामने रखना चाहते हैं। फैक्ट्स के बेस पे अगर जो कहना चाहता है उसमें भी कोई सुधार कहना चाहता है, करने को तैयार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट
मेरा शुरू से आप मुझे वो डाटा तो बताइए ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है या घटा, आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया है। सीएमआई का डेटा है, आप उसको कॉन्टेस्ट उनकी करेंगे, क्या उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है बता दीजिए। नहीं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो उनका बता दीजिए, उनका क्या डेटा है, क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या सर्वे के मानक है, आपको पता होगा। कोई एक इंस्टीट्यूशन के सर्वे के मानक को हम मान्य नहीं कर सकते। लेबर ब्यूरो का जो डाटा है इस बार ऑथेंटिक डाटा है, सरकार का हर 3 महीने में क्वार्टरली सर्वे अब शुरू है, और पीएलएफएस का भी सरकार का सर्वे है। और पीएलएफ के सर्वे में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो रोजगार प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण योजना में जो अतिरिक्त रोजगार दिया गया था, उन भी अतिरिक्त रोजगार दरों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दर की जो वृद्धि हुई, इसका बड़ा भारी कारण था कि जो लोग लौटे थे उनको सरकार के द्वारा एक रोजगार मुहैया कराया गया था। और ये विषय एज इट इज पार्लियामेंट के सामने हमने क्वेश्चन और आंसर में रखा है, और अब वापस से रोजगार की गति लौट रही है, तो सब आंकड़ों में आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुए। आपको लगता है कि इस समस्या का कोई समाधान है? क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि हमने लागू नहीं किए, और आप लॉज आके डिस्कस करिए, और किसान यूनियंस अपनी जगह हैं। दोनों के कोई मिलने का कोई भी प्रोस्पेक्ट है? कोई मिडिल ग्राउंड का कोई प्रोस्पेक्ट है? सरकार ने तो, आप ही कह रही हैं कि सरकार का डिस्कस करिए, तो बुलाइए उनको। आप अपने चैनल के माध्यम से उनको आह्वान करिए कि भाई सरकार बात करना चाह रही है, आप करिए। हमने तो कई बार बुलाया है, और सब अपनी अपनी बात जरूर तो कहते हैं। बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, सरकार आप नहीं, तो सरकार तो उनको बात करने के लिए हमेशा बुला रही है। तो ये दूसरा विंटर सीजन होगा जब वो सड़कों पर बैठे रहे। देखिए, किसानों को उनकी आय का जो समर्थन मूल्य है वो पूरा मिला है। किसानों की 2 फसलें गई हैं, बम्पर रिकॉर्ड खरीद भी हुई है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भारत में सरकार आने के बाद कृषकों को लेकर के अनेकों योजनाएं शुरू करी गई है। मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के, इंश्योरेंस से लेकर, एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने से लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने तक सरकार ने काफ़ी सारे काम किए हैं। अब एक कुछ क्षेत्र के कुछ लोगों को अगर समस्या है क्षेत्र में, बाकी कोई पूरे देश में किसानों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, और वहां भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। पंजाब में सरकार के द्वारा रिकॉर्ड मात्रा में बम्पर फसल खरीदी गई है। कहीं सरकार किसी भी प्रकार से किसानों के, मतलब ये सरकार से बड़ी समर्पित किसान सरकार आई ही नहीं है, ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। इंश्योरेंस इस सरकार के समय में लागू हुआ। कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हम तो पूरे देश के 99% किसानों को कन्विंस कर ही रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो सड़कों पे बैठे हैं ये 1% है? अब वो क्या परसेंट है वो बताएंगे, लेकिन इस देश में, आप पूरे देश में, इस देश में कितने 45% से ज्यादा वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित है। भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत के कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य दिया गया है, किसान सम्मान निधि दिए गए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, कृषि क्षेत्र के सिंचाई रकबे में वृद्धि का काम किया गया है, किसानों को डीएपी उपलब्ध कराया गया है, ये तो सरकार की सारी योजना है। सरकार तो अब भी बिल्कुल करने को तैयार है। सरकार ने कब मना किया, किसको मना किया? आपकी बात आज दर्शक सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक है, देश में भी दुनिया में भी सब ठीक है, लेकिन बात ये भी है कि आम आदमी के जीवन में प्राइस की भी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, कोविड के बाद बिजनेसेस के वापस लौटने की भी प्रॉब्लम है, और एक डर सा है कि फेस्टिवल सीज़न के बाद क्या दोबारा कोविड का कोई 3rd वेव आएगा कि नहीं। एक ये चिंता आम पब्लिक के दिमाग में रहती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके लिए पर्सनली क्या ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? Your life as General Secretary in charge of so many states and running the party, या life of a minister when you have to answer questions both for labor and environment, life जो पटना में थी जब आप प्रभारी थे, या लाइफ जो ग्लासगो में है जहां आपको नेगोशिएशंस में पार्ट लेना पड़ता है? नहीं, पहली बात तो नविका जी, मैं आपके सामने विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि सरकार का ये मानना है कि जब जनता उन्हें कोई भरोसा देती है और जो चुनौतियां आती हैं तो उसके समाधान के लिए सरकार को काम करना चाहिए।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब कुछ हुआ है, लेकिन जो प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं उन्हें विनम्रता के सामने, आपके सामने रखना, तथ्यों को आपके सामने रखना, बाद में जो विश्लेषण करना मीडिया का अधिकार है, निश्चित रूप से विश्लेषण करें, उसमें भी अगर हमें कहीं समझ में आएगी तो हम सुधार होकर के आगे चलेंगे। यही लोकतंत्र का दृष्टिकोण होता है। इसलिए मैं कोई बहुत बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं विनम्रता से अपने तथ्यों को रखा है। जो भविष्य में सरकार के द्वारा सुधारात्मक काम किए जा रहे हैं वो विषय है। दूसरा, इससे ये भारत 7 सालों में बहुत बदलाव आया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तीसरा, जो आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा है, अब मैं पार्टी के मिशन पे काम करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे चाहे पटना लगाना पड़े, चाहे मैं मणिपुर में चुनाव का काम करूं और चाहे मंत्री के रूप में दायित्व दे, नेतृत्व का जो भरोसा है और नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देता है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो मेरे से बन पड़ता है व्यक्तिगत रूप से मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं। भूपेंद्र यादव जी, फ्रैंकली स्पीकिंग पर फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आपसे बात करेंगे इन सब सवालों पर। जब चर्चा होगी तो लोगों के सवाल लेकर फिर आपसे समय मांगेंगे और फिर फ्रैंकली स्पीकिंग पर जुड़ेंगे। पर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।